नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। ये हमारी तीसरी वीडियो है जूलॉजी के फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर बीएससी की जूलॉजी की। ये तीसरी वीडियो हमारी यूनिट 1 की। तो चलिए चालू करते हैं हम अपनी वीडियो। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे कि अमीनो अम्ल होते क्या हैं, अमीनो अम्ल का वर्गीकरण और इनके नामकरण की विवेचना। तो आपको ये केमिस्ट्री में भी करना है, तो आप इसके लिए केमिस्ट्री में भी इसी को तैयार कर सकते हैं, या मैं आपको केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उनमें भी इन वीडियो को डाल दूंगा, और जूलॉजी की में तो ये डाल ही रहूँगा। तो इससे आपको पता रहेगा। अगर आपको जो केमिस्ट्री में भी ये देखनी होंगी तो आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हो। तो चलिए चालू करते हैं। अमीनो एसिड्स, पहले हम बात करते हैं अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक जिनमें कम से कम एक जो हमारा एमिनो ग्रुप हो, एमिनो समूह, तथा कम से कम एक हमारा कार्बोक्सिल समूह यानी COOH समूह हो, ऐसे अमीनो अम्ल कहते हैं हम। जिनमें एक तो NH2 ग्रुप यानी एमिनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एमिनो अम्ल कहते हैं। अतः इन यौगिक में क्षारीय तथा अम्लीय गुण साथ साथ पाए जाते हैं। ये अणु कार्बोक्सिलिक अम्ल के एल्किल समूह के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन समूहों को एमिनो अम्ल के द्वारा विस्थापित करने से प्राप्त होते हैं। ये जो हमारा एल्किल ग्रुप होता है उसमें एक के हाइड्रोजन कम होती जाती है तथा एक एक ग्रुप जुड़ता जाता है, जिससे अलग अलग एमिनो अम्ल का निर्माण होता जाता है। जैसे आप इसे देखेंगे, ये क्या मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल CH2 से COOH और RN ग्रुप जुड़े हुए हैं। अब इसको एमिनो अम्ल एक ये जुड़ गया और एक हमारा जुड़ गया, कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ गया, तो ये क्या हुआ, एक हमारा एमिनो अम्ल का निर्माण हो गया। एसिटिक अम्ल में क्या हुआ, एक हमारा NH2 ग्रुप जुड़ गया, तो एक ग्लाइसिन का निर्माण कर दिया इसने। अब हम इसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं। अणु में उपस्थित एमिनो अम्ल तथा कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा सापेक्ष संख्या के आधार पर एमिनो अम्लों को उदासीन, अम्लीय तथा बेसिक, इनको वर्गीकरण की दृष्टि से 3 भाग में बांट दिया जाता है, उदासीन, अम्लीय तथा क्षारीय। इसके बारे में हम बात करते हैं। तो पहले हम उदासीन के बारे में बात करते हैं। इन एमिनो अम्लों में एक एमिनो तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। जैसे इसमें एक एमीन समूह है और एक कार्बोक्सिलिक समूह है, और 2 हमारे हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं। और कार्बन की जो आपको पता होगा, कार्बन हमारा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 2 H से बना लिया उसने, और एक एक हमारा एमीन समूह और कार्बोक्सिलिक समूह से बना लिया। इसी प्रकार हम बात करेंगे एनालिन के बारे में। ये हो गया हमारा ग्लाइसिन, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक समूह और एक एमीन समूह पाया जाता है। इसको आप याद रख सकते हैं कि ग्लाइसिन में एक एक पाए जाते हैं। इसी प्रकार एनालिन में हम अगर देखें तो जो CH3 और CH के साथ जो CH2 होता है, उसकी डबल बॉन्ड की वैलेंसी COOH तथा NH2 के साथ, यानी एक कार्बोक्सिल और एक एमीन समूह के साथ हो जाती है। इसको हम एनालिन कहते हैं। आगे हम बात करेंगे अम्लीय एमिनो अम्ल के बारे में। इन एमिनो अम्ल में 2 कार्बोक्सिलिक समूह होते हैं, एक ये कार्बोक्सिलिक समूह हो गया और एक ये हो गया। इनमें 2 पाए जाते हैं। जो हमारा CH2 था, जैसे उसमें हमारा था, अब हम बात करते हैं उसमें क्या था, हमारा जो एनालिन हमने पढ़ा था उसमें क्या था, CH2 CH3 था यहाँ पे, और इसमें हमारे CH के साथ COOH और नीचे NH2 जुड़ रहा था, NH2, तो इसकी वैलेंसी पूरी हो रही थी। इसमें इन्होंने क्या किया कि इधर तो CH2 लगा दिया और इधर इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए इसको COOH धर दिया, और इसमें 2 COOH आ गए, तो इसकी ये अम्लीय प्रकृति बताएगा। ये अम्लीय एमिनो अम्ल का निर्माण हो गया। एमिनो अम्ल के बाद हम बात करेंगे बेसिक या क्षारीय एमिनो अम्ल भी कह सकते हैं। इन एमिनो अम्ल में 2 एमिनो अम्ल और एक कार्बोक्सिलिक समूह, ये आप देख सकते हैं। इसी में भी इसी प्रकार हो जाता है कि इसको हम लाइसिन कह सकते हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, ऐसे बस स्थान बदलते रहते हैं, H के स्थान पर NH2 ग्रुप या फिर COOH लगा के इनका अम्लीय और क्षारीय प्रकृति व्यक्त कर दी जाती है। आगे हम एक नए क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि अनावश्यक और आवश्यक एमिनो अम्ल के वर्गीकरण। इनको आवश्यक और अनावश्यक के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है। तो हम देखते हैं इसके बारे में। एक का वर्गीकरण आवश्यक तथा अनावश्यक एमिनो अम्ल के रूप में किया जाता है। आवश्यक एमिनो अम्ल ऐसे एमिनो अम्ल जो मानव जाति के लिए स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए आवश्यक है, परंतु संश्लेषण मानव शरीर के द्वारा नहीं होता। आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये मानव को भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं। अब सीधी बात याद रख सकते हैं कि आवश्यक जो एमिनो अम्ल है वो हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, भोजन के रूप में लेने पड़ते हैं, और अनावश्यक जो होते हैं वो हमारी बॉडी स्वयं बनाती है। जो बाहर से लिए जा रहे हैं वो आवश्यक है, और जो हमारी बॉडी बना रही है वो अनावश्यक है। और जो हमारी त्वचा और शरीर को जो स्वस्थ रखने के लिए लाभदायक होते हैं वो हमारे आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम बाहर से लेते हैं। और जो हमारी बॉडी बनाती है वो हमारी बॉडी एंजाइम्स को एक्टिव करने के लिए एमिनो एसिड का निर्माण करती है। अगर आप चाहें तो आप कुछ एमिनो एसिड्स के नाम याद कर सकते हैं, जैसे ल्यूसीन, वैलिन, फेनिल एनालिन, थ्रियोनीन, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप याद कर सकते हैं आवश्यक के लिए।
तो हम आगे बात करेंगे अनावश्यक के बारे में। तैतरी अनावश्यक क्या होता है? ऐसे मानव वृद्धि के लिए आवश्यक तो है, परंतु मानव तंत्र द्वारा स्वयं होते हैं, जो स्वयं निर्माण होता है मानव शरीर में, उन्हें हम अनावश्यक कहते हैं। जैसे एनालिन, प्रोलिन, ये सारे क्या हमारे अनावश्यक के उदाहरण हैं। अब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष एमिनो अम्ल की स्थिति के अनुसार। जो कार्बोक्सिलिक समूह जो होगा उसकी स्थिति के आधार पर भी वर्गीकरण किया जाता है, अल्फा, बीटा और गामा के रूप में। तो अब हम उसे देखते हैं। अल्फा के बारे में बात करते हैं तो ऐसे एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष अल्फा स्थिति पर होते हैं। अल्फा स्थिति पर होता है। जो हमारा COH होता है उससे जो आगे वाला कार्बन लगाएंगे, क्योंकि ये कार्बन नहीं है, ये कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह से लगा हुआ कार्बन हमारा अल्फा कार्बन होता है। इसमें हमारा ये अल्फा कार्बन है जिस पर एमीन लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि अल्फा पर एमीन लगी हुई है और ये एथमेथ प्रो यानी प्रोपियोनिक है। इसमें इसको लिख सकते हैं कि ये प्रोपियोनिक अम्ल है, अल्फा एमिनो प्रोपियोनिक, क्योंकि एमिनो हमारा अल्फा कार्बन पर लगा हुआ है। आगे हम बीटा की बात करते हैं। तो एमिनो एसिड की बात करें, इसमें एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की अपेक्षा बीटा स्थिति पर लगा होता है। जो एमिनो समूह है बीटा स्थिति पर लगा हुआ है। तो कार्बोक्सिलिक और एमिनो एसिड की स्थिति के आधार पर हम इन्हें बांट रहे हैं। तो यहाँ से हम चालू करेंगे, ये पहला और ये दूसरा, यानी अल्फा और बीटा पर क्या एमिनो एसिड। तो बीटा एमिनो प्रोपियोनिक, एथमेथ प्रो यानी प्रोपियोनिक एसिड। इसमें हम बात करते हैं, ये हमारा ये हो गया कार्बोक्सिलिक समूह। तो इधर से हम चालू करेंगे 1 2 3 यानी अल्फा, बीटा, गामा। तो हमारा बीटा पे लगेगा एमिनो अम्ल, इसको कहेंगे हम बीटा एमिनो एथमेथ प्रो ब्यूटोनिक अम्ल। हम तीसरा बात करेंगे गामा एमिनो अम्ल के बारे में। इस एमिनो समूह को कार्बोक्सिलिक समूह के सापेक्ष गामा स्थिति पर होता है। इसमें जो है गामा स्थिति पर होता है, देखते हैं। देखिए ये हमारा कार्बोक्सिलिक समूह हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, अल्फा, बीटा, गामा। तो ये हमारे गामा पे एमिनो अम्ल लगा हुआ था, इसको क्या कहेंगे? एथमेथ प्रो ब्यूट अल्फा एमिनो ब्यूटोनिक अम्ल। या ये लिख रहा है चौथे कार्बन पे है, मतलब चौथे से 1 2 3 4, तो यहाँ लिख सकते हैं 4 एमिनो ब्यूटोनाइक अम्ल। नामकरण कुछ एमिनो अम्लों के नामकरण इनकी उत्पत्ति के गुणों के आधार पर किए जाते हैं। जैसे हमारा ये नाम है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन मैंने आपको बताया था कि एक उसमें एमिनो अम्ल होगा और एक कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा और 2 हमारे हाइड्रोजन अम्ल। इसके मीठे स्वाद के कारण कहा जाता है। सामान्य पद्धति के नाम कारण कार्बोक्सिलिक अम्लों को एमिनो अम्ल के प्रोपियोनिक अम्ल या IUPAC पद्धति में 2 एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल कहते हैं। जो ग्लिसरॉल का नाम है वो हमारा 2 एमिनो प्रोपियोनिक अम्ल होता है, क्योंकि इसमें एथ होता है। इसी प्रकार हमारा जो CH3 CH3CHNH2 CH2 COOH को बीटा एमिनो ब्यूटाइरिक अम्ल IUPAC पद्धति में इसे 3 एमिनो ब्यूटाइक अम्ल कहा जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस क्वेश्चन को जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। तो आगे मिलते हैं इसी जूलॉजी के किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।